तो अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट। कौन सा पार्ट? दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में क्या देखा था? इंट्रोडक्शन और जो शब्द थे इंपॉर्टेंट उसका क्या मतलब था। आज हम देखेंगे इसका। देखिए इसमें मैंने क्या कर रखा है, ये पॉइंट नंबर पहला है। आपके बुक में पूरे 7 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 7 से 8 पॉइंट है। तो ये पॉइंट नंबर पहला है और ये पॉइंट नंबर दूसरा है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहला आता है, इसमें मैंने नोट्स में बना रखा है, आपको ये टेलीग्राम चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगा। प्रिंसेप और प्रियदर्शी। क्या है? प्रियदर्शी। देखिए सबसे पहले जब अंग्रेज आए ना भारत में, केवल वो शासन नहीं किए, शासन के अलावा उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें विरासत में दे के गए। कुछ अच्छाइयाँ थी, मतलब उन्होंने 90% हमारे साथ बुरा काम किया, तो 10% हमारे लिए 15% फायदे का भी काम कर कर गए हैं। तो इसमें जो एक बंदा आया, ठीक है, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। कौन था भाई? ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। अधिकारी मतलब ऑफिसर था। ऑफिसर बन के आया और इसको केवल काम करने में नहीं, पढ़ने में लिखने में भी रुचि थी, इंटरेस्टिंग था इसको। तो इसने ना 2 लिपि, मतलब हमारे जो भारत है बहुत सारी लिपि है। भाषा लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिपि का। तो इसने लिपि का अध्ययन का अर्थ निकाला, अध्ययन किया मतलब उसको पढ़ा और एक लिपि का अर्थ निकाला। उसका नाम था ब्राह्मी और खरोष्टी। आप जितने भी हिंदी से रिलेटेड जितने भी भाषा देखते हैं, उसकी जो लिपि है वो अधिकतर क्या है? ब्राह्मी है। तो इसने ब्राह्मी और खरोष्टी भाषा का लिपियों का अर्थ निकाला। अगर इसने अर्थ नहीं निकाला होता तो आज हम अशोक के बारे में नहीं पढ़ते और मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता, या फिर ये किताबों के इतिहास के पन्नों में दबा होता। लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने हमारे लिए एक इजीली काम कर क्या कर दिया, इसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल के हमें दे दिया। भाई इसका ये अर्थ है। जैसे कि आज हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। अब जब पढ़ नहीं पाए हैं तो बहुत सारी चीज़ों से हम अनजान हैं। वहाँ के लोग सोचते कैसे थे, उनका धार्मिक प्रथा कैसे था, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, कि उनके बारे में हम जान नहीं पाए। क्यों? उनकी जो भाषा है उसका हम मतलब नहीं निकाल पाए हैं। लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने भाषा जो था अपना लिपि था खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का अध्ययन करके उनका अर्थ निकाल दिया। अभिलेख और सिक्कों पर ना प्रियदर्शी मिलता था। देखिए मजेदार बात क्या थी, किताबों के अंदर अशोक का नाम अशोक मिलता है। किताबों के अंदर यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म ग्रंथों के अंदर अशोक का नाम अशोक मिलता है। वहीं पर सिक्कों पर और अभिलेखों पर क्या मिलता है? प्रियदर्शी। क्या मिलता है? प्रियदर्शी। अब कंफ्यूजन होता था भाई कि प्रियदर्शी ही अभी अशोक है या अशोक प्रियदर्शी है, इसको लेकर काफ़ी दुविधा हुई। तो जेम्स प्रिंसेप ने भाई हमारे लिए काम आसान कर दिया। 1838 के अंदर इन्होंने प्रियदर्शी को बताया कि भाई अशोक ही प्रियदर्शी है और प्रियदर्शी ही अशोक है। तो इसने क्या कहा कि जो प्रियदर्शी है वो अशोक है। लेकिन अशोक का नाम हमें ग्रंथों में क्या मिलता है? अशोक मिलता है। कौन से ग्रंथ में? जैन और बौद्ध ग्रंथों के अंदर हमें मिलता है। अब देखिए प्रिंसेप साहब ने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है ना, तो उसका कुछ ना कुछ महत्व भी होता है, इंपॉर्टेंस भी होता है ना। तो देखिए इंपॉर्टेंस के अंदर हमारे क्या है, भारतीय इतिहास को एक नई दिशा मिली। भारतीय इतिहास को एक नई दिशा मिली कि हम और भी पुराने चीज़ों को समझ पाएँ, जान पाएँ। और ना कि भाई साहब खोज नहीं करते तो हम चीज़ों को नहीं जान पाते। हमें एक नया दिशा मिला है इतिहास के अंदर, है ना। आगे और क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, इस सब के बारे में पता चला। फिर आता है सामाजिक परिवर्तन। अब ये चीज़ें में डिसाइफर हो गई थी, यानी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन कर लिया था, है ना, तो वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी इसके बारे में पता चला। आर्थिक स्थितियों के बारे में पता चला। राजनीतिक परिवर्तन की जानकारी मिली कि वहाँ के राजा कैसे शासन करते थे, कौन सा शब्द किसके लिए यूज हुआ है ना। ये किसकी वजह से हुआ? जेम्स प्रिंसेप भाई साहब की वजह से हुआ है। तो जेम्स प्रिंसेप कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। इन्होंने किस भाषा का लिपि का अर्थ निकाला? तो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का इन्होंने अर्थ निकाला। कब निकाला? 1838 के अंदर इन्होंने ये काम कारनामा किया। और उसके क्या महत्व है? तो भारतीय इतिहास को एक नई दिशा मिली। सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तनों की जानकारी काफ़ी आसानी से हमें मिलती है। अब आते हैं इसके दूसरा पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है भाई? प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक मतलब शुरू के राज्य। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं इसमें लिखा हुआ 600 BC। क्या लिखा है? 600 BC यानी 600 ईसा पूर्व। यानी आज कितना चल रहा है? मान लेते हैं 2000 चल रहा है। 2000 ये और 600 उधर, यानी 2600 साल पहले हमारा इतिहास समाज कैसा था उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। महाजनपद यूं समझ लीजिए आज के राज्य थे। आज के राज्य थे, वैसे महाजनपद पुराने जमाने में थे। तो कितने थे? तो 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद थे कुल मिला के। जो समय है 600 BC, ये काफ़ी परिवर्तन वाला समय है। काफ़ी परिवर्तन वाला समय है। जैसे कि जब भी अब इतिहास लिखा जाएगा नया वाला, तो 2020 है ना, 2020 से लेकर 2022 तक ये काफ़ी परिवर्तन वाला है। क्यों? यहाँ पे क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। इसने हर चीज़ को बदल के रख दिया। कोविड-19 जो है
हर चीज़ को बदल के रख दिया। वैसे ही 600 BC जो था, हर चीज़ को उसने बदल के रख दिया उस जमाने के हिसाब से, आज के हिसाब से नहीं, उस जमाने के हिसाब से। तो उस समय क्या आई 600 BC में द्वितीय नगरीकरण, यानी जो भारत में जो नगरों का इतिहास है ये सेकेंड टाइम था। पहला कहाँ था, हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमें नगर देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद हमें हड़प्पा सभ्यता के बाद नगरों का डिक्लाइन हो गया था, यानी खत्म हो गए थे। फिर सेकेंड टाइम हमें कब मिला, 600 BC यानी 600 ईसा पूर्व में हमें द्वितीय नगरीकरण देखने को मिलता है। वहाँ पे नगर नए नए बनकर आते हैं। फिर आरंभिक राज्य मिला, आरंभिक राज्य यानी कितने राज्य थे भाई, 16 राज्य थे, है ना। 16 राज्यों को क्या बोलते थे, महाजनपद, है ना। फिर आता है लोहे का प्रयोग। देखिए हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। जिस सभ्यता में लोहे का प्रयोग हुआ वहाँ पे मार काट पिटाई हिंसा बढ़ गई, लोहा ऐसा काम करता है। आज देखिए ना, हर चीज़ किससे बना होता है, लोहे से बना होता है, ठीक है। लोहा हमारे लिए क्या बोलते हैं उसको, अच्छा भी है और बुरा भी है। तो लोहे का प्रयोग हुआ, ठीक है, और युद्ध वगैरह बढ़ गए, लेकिन लोहे के प्रयोग से काफ़ी फायदा हुआ। कृषि के अंदर जो हम हल चलाते हैं वो किसका बना होता है, लोहे का बना होता है। जो हम पेन से लिखते हैं उसके जो निब्बल होता है आगे का, वो भी लोहे का बना होता है। तो उससे काफ़ी फायदा हुआ, लेकिन नुकसान भी बहुत सारे से होते हैं लोहे से। तो 600 BC के अंदर तीसरा फायदा क्या था कि लोहे का प्रयोग, सिक्कों का प्रयोग। जो जमाने में जो सिक्के चलते थे उनको आहत सिक्के बोलते थे, आहत सिक्के, ठीक है, आहत सिक्के बोलते थे। इनको इंग्लिश में पंच मार्क कॉइन कहते हैं। कौन सा का, पंच मार्क कॉइन कहते हैं, ठीक है। तो आहत सिक्के कब चल रहे थे, 600 BC में। फिर आते हैं दार्शनिक विचार। क्या आते हैं, दार्शनिक विचार। बस दर्शन का मतलब समझ लो, दार्शनिक तो बाद में समझेंगे। दार्शनिक का मतलब होता है कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, कहते हैं दार्शनिक है बड़ा, ठीक है। दर्शन का मतलब होता है आपका विचार किसी चीज़ को लेकर कैसा है। जैसे मैं बोलूँ कि ऐसे एक बात बताओ कि हमें अकेले रहना चाहिए कि नहीं, तो आपका अलग विचार हो सकता है कि हाँ भाई ठीक है रहो, ठीक है। किसी दूसरे बंदे का अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी पूछ लिया जाए किसी, एक बात बताओ मरने के बाद क्या होता है, अब बिल्कुल नए इंसान हो तो धर्म के बातें अलग करोगे, दूसरा कहेगा भाई मरने के बाद कुछ नहीं होता। ये क्या है, ये दार्शनिक विचारें हैं। आपका विचार कैसा है। तो उस जमाने में दो विचार हमारे भारतीय सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उप महाद्वीप के अंदर दो विचार निकल कर आए। उसमें दो विचारों का नाम है जैन और बौद्ध, जैन और बौद्ध दार्शनिक विचार आए, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है। तो 600 BC के अंदर ये परिवर्तन आए। दूसरा परिवर्तन है जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और जैन और बौद्ध ग्रंथों में अशोक मिलता था। कौन सा नाम मिलता था, अशोक का नाम अशोक मिलता था। लेकिन वहीं पे अभिलेख और सिक्के पे क्या मिलता था, पियदसी। किसने बताया, ये प्रिंसेस साहब ने बताया, ठीक है। इससे रिवीजन भी होता रहेगा साथ के साथ, इसको लिखते भी रहिएगा। जैन और बौद्ध ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। लेकिन जो 16 के 16 जो महाजनपद है ना, सबका नाम एक जैसा नहीं मिलता, किसी का नाम अलग मिलता है, किसी का नाम अलग मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे थे कि सबका नाम सिमिलर था हर जगह, दोनों में कॉमन थे। वो कॉमन नाम कौन कौन से हैं, वज्जी, ये क्या है, वज्जी। पहला महाजनपद में जो कॉमन नाम मिलते हैं, वज्जी। वज्जी कहाँ है, आज के बिहार में। अब वैशाली नाम सुने, वैशाली एक्सप्रेस वहीं जाती है, ठीक है, वज्जी। फिर आपने मगध सुना होगा, पटना, है ना। अगर बिहार के रहने वाले तो मगध से एक सरिया आता है, लोहा जिसे घर बनता है, ठीक है, मगध। कौशल सुना है, कौशल भी आपका पूर्वी यूपी में, कहाँ पर है, पूर्वी यूपी। आपने रामायण सुना है, ठीक है, अयोध्या उस वाले रीजन में पड़ता है। पंचाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये कहाँ पड़ता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अवंती ये मध्य प्रदेश वाले रीजन में पड़ता है। फिर आता है गांधार, कहाँ पे आता है, गांधार, ये कहाँ पड़ता है, तक्षशिला वगैरह की तरफ पड़ता है। ये पाकिस्तान में पड़ता है अभी, ये कहाँ है, पाकिस्तान साइड है, ठीक है। तो इतना चीज़ें समझ में आ गया। चलिए चलिए तो अब देखते हैं महाजनपदों की विशेषताएं। तो महाजनपद में जो शासन करता था उसको राजा बोलते थे। क्या बोलते थे, राजा। महाजनपद कितने, 16 महाजनपद, ठीक है। उसमें वज्जी, कौशल, अंग, ये सब महाजनपदों के नाम थे, ठीक है, अवंती वगैरह। अब देखते हैं महाजनपदों की विशेषताएं क्या थी। महाजनपदों की विशेषताएं, तो पहली विशेषताएं इसमें है कि प्रत्येक महाजनपद की क्या होती थी, राजधानी होती थी। अब राजधानी है मतलब जो शासक कर रहा है, राजा है, वो कहाँ बैठेगा, राजधानी में बैठेगा कि नहीं। जैसे हमारे देश का मान लो शासक कौन है अभी, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो कहाँ बैठती है, राजधानी में बैठती है, ठीक है। उसी प्रकार जो उस जमाने के राजा हुआ करते थे वो राजधानी में बैठते थे। जैसे मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगाह थी, ठीक है। फिर राजगाह से राजगीर बनी, फिर पाटलिपुत्र बनी, है ना, आज पटना बन गई है, ठीक है। उसी प्रकार वहाँ की जो राज्य के लोग रहते, मतलब लोग नहीं, जो राजा था वो कहाँ रहता था, राजधानी के अंदर रहता था। यानी महाजनपदों की पहली विशेषता क्या है कि प्रत्येक की अपनी एक राजधानी होती थी। और वहाँ पे राजा का शासन था। किसका शासन था, यानी महाजनपदों के अंदर राजा का शासन होता था।
राजधानी जो थी वो किले बंद होती थी, यानी कोई अटैक ना कर पाए वहाँ पे, इसीलिए उसको क्या कहते थे, चारों तरफ से उसके बड़े बड़े दीवार बना दिए जाते थे। आप अगर दिल्ली में गए आए हो घूमे हो तो आपको यहाँ पे लाल किला मिलेगा। यहाँ पे मुगल शासक रहते थे तो उन्होंने क्या किया, लाल किला तो बनाया, उसको बड़ी बड़ी दीवारें बंद बना दी ताकि कोई इस पर अटैक ना कर पाए। वैसे आगरा जाओगे कहीं पर भी जाओगे जहाँ पे किले मतलब राजधानी होती थी उसको बाकायदा किले बंद कर दिया जाता था ताकि कोई अटैक वगैरह ना हो पाए। तो राजधानी कैसे होती थी, किले बंद। इनकी सेना होती थी, क्या होती थी, सेना, मतलब आज की तरह आर्मी होती थी। अब लड़ेगा राजा थोड़ी लड़ेगा, राजा जाता था युद्ध में लेकिन लड़ता कौन था, सेना लड़ती थी। लड़ती कौन थी, सेना लड़ती थी। उसके बाद नौकरशाही, सेना हर काम तो कर नहीं सकता है ना, अब पुलिस का काम सेना थोड़ी करेगा, तो उसके लिए नौकरशाही होती थी, है ना। नौकरशाही मतलब साम्राज्य को चलाने वाले अधिकारी को क्या बोलते हैं, नौकरशाही कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा आईएएस, ठीक है, आईपीएस, है ना, एसडीएम, ठीक है, एसडीएम, डीएम हो गए, ठीक है, एसीपी, है ना। ये सब क्या होते हैं, ये सब नौकरशाही के अंग होते हैं जो साम्राज्य को बढ़िया से चलाने में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी सब यही होता है, ठीक है। अगर ये लोग सही हो जाए ना, देश सही सुधर जाए, ठीक है। उस जमाने में महाजनपदों की विशेषता क्या थी, राजधानी होती थी, राजा का शासन, किलेबंद, सेना, नौकरशाही। और सबसे मजेदार बात है कि मान लो कि राज्य के पास पैसे की कमी हो रही है तो क्या करो भाई, दूसरे पर अटैक कर दो। तो उस जमाने का सबसे सिंपल सा फंडा था कि आप क्या करो, दूसरे के ऊपर जाओ और अटैक कर दो। तो क्या करते थे, दूसरे राज्य पर जाकर हमला कर देते थे। तो किसकी विशेषता थी, महाजनपदों की विशेषता। पूछता है पेपर में आता है महाजनपदों की 5 विशेषताएं लिखिए, चाहे 4 लिखिए, चाहे ऐसे क्वेश्चन बना देगा महाजनपदों की विशेषताएं लिखिए। तो आपको ये विशेषता आपको याद होनी चाहिए, बहुत आसान से विशेषताएं हैं, ठीक है। अगला आता है गण और संघ, इसी महाजनपदों के हिस्से ही है ये भी, ठीक है। गण और संघ, देख संघ का मतलब समूह, ठीक है, गण मीन्स लोग होता है, ठीक है। तो लोगों के समूह ऐसे मान सकते हो, है ना, आज की तरह लोकतंत्र मत मान लेना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों का शासन, लोगों के समूह द्वारा शासन किया जाता था। किसके द्वारा शासन किया जाता था, तो लोगों के समूह के द्वारा शासन किया जाता था। कहाँ पर, संघ और गण के अंदर। और जो शासन करने वाला समूह था ना, मान लो कि इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा राज्य है, इसमें मान लो 1000 लोग रहते हैं। कितने हजार, 1000 लोग रहते हैं और 20 लोग 1000 लोगों पे शासन करते हैं। तो एक समूह बन गया, क्या बन गया भाई, एक समूह बन गया। इन समूह के अंदर 20 है ना, इस 20 के 20 लोगों को क्या कहला जाएगा, राजा। यानी शासन करने वाले प्रत्येक समूह के सदस्य को क्या कहते थे, राजा। कहाँ पर, संघ अथवा गण के अंदर, संघ और गण के अंदर। लेकिन किले वाला जो था महाजनपदों के राज्य में, वो एक व्यक्ति था, वो राजा होता था। लेकिन यहाँ पे समूहों के प्रत्येक व्यक्ति को राजा कहलाते थे। जैसे तुम्हारे क्लास में देखो ना, मान लो क्लास में कितने बच्चे होते हैं, 40, मॉनिटर कितना बनता है, 3, एक समूह बन गया। ये क्या बन गया, समूह। और इन समूह में जो तीनों मॉनिटर है उसको क्या बोलते हो, मॉनिटर ही तो बोलते हो आप लोग, है ना। तो उस जमाने के अंदर मॉनिटर ना बोल के उसको क्या बोलते थे, राजा बोलते थे। क्या बोलते थे, राजा, ठीक है। तो आपने क्लास के हिसाब से इसको अपने याद कर सकते हो। फिर आता है धर्मशास्त्र। क्या आता है, धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र की रचना जो धर्म के लोग हैं उनके द्वारा की गई। देखिए सामाजिक नियम को कैसे चलाया जाए, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सबों के बारे में पता लिखा होता था, ठीक है। तो धर्मशास्त्रों की जो लेखन था, इसको किसने लिखा, तो ब्राह्मणों द्वारा की गई। इसकी लेखन जो है किसके द्वारा की गई, ब्राह्मणों के द्वारा की गई। इसमें क्या होता था, तो सामाजिक नियम, सामाजिक नियम में विवाह के नियम, राजा कौन बनेगा, क्षत्रिय कौन बनेगा, कैसे नियम रहेंगे समाज के, इसके बारे में बढ़िया से चर्चा की गई है। लेकिन सदैव इसका हमेशा जैसे लिखा है जैसे वैसे पालन नहीं होता था। जैसे मान लो जैसे जैसे लिखा है ना, डिक्टो पालन नहीं होता था। इस सामाजिक नियम में 2 नियम आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाए थे। एक क्या था, वर्ण व्यवस्था, क्या था, एक वर्ण व्यवस्था, ठीक है। इसको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या सिस्टम था, ठीक है। इसमें राजा कौन बन सकता, इसमें थे ना चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, है ना, शूद्र, है ना। तो ये किसके नियम थे, ब्राह्मण शास्त्र के नियम थे। ब्राह्मण शास्त्र के, धर्मशास्त्र के नियम से जो ब्राह्मण होगा वो क्या करेगा, दान दक्षिणा लेगा, ठीक है, राजा का सहयोग करेगा, धार्मिक क्रियाकलाप। जो क्षत्रिय होगा वो क्या करेगा भाई, शासन करेगा, ठीक है, साम्राज्य वगैरह। जो वैश्य होगा ये टैक्स वगैरह देगा, ठीक है, और अपना ये व्यापार करेगा। शूद्र होगा तीनों की सेवा करेगा। इस प्रकार की चर्चा की कहाँ की गई, धर्मशास्त्रों के अंदर की गई है, ठीक है। ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मगध शक्तिशाली कैसे बना, ठीक है। वो लिखने और मिटाने में टाइम लग जाता है भाई, अगर ऐसे करूँगा तो वीडियो 1 घंटा के बन जाएगा।
ठीक है। तो मगध सबसे शक्तिशाली कैसे बना है, तो इसके जानने के कारण जैसे पूरी दुनिया के अंदर आज ग्लोबल पावर कौन है, मतलब अमेरिका है। पूरी दुनिया के अंदर जो दादा है वो अमेरिका है, फिर चाइना है, इजराइल है, इंडिया है, रसिया है, ये बड़े बड़े, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये उस जमाने के, इस जमाने के दादा लोग हैं। तो उस जमाने के जो दादा था, दादा मतलब सबसे जो शक्तिशाली था, पावरफुल था, वो कौन था, मगध था। अब मगध शक्तिशाली कैसे बना, ऐसा थोड़ी ना कि उठा और भाई आज तेरा भाई पहलवान, ठीक है, नहीं। वहाँ पे उपजाऊ क्षेत्र थे। उपजाऊ क्षेत्र मतलब देखिए इधर से ना, ये मान लीजिए अपना भारत है, ये अपना भारत है, ठीक है। अब यहाँ से गंगा नदी जाती है, यमुना नदी जाती है, ये यहाँ पे बिहार पड़ता है, ठीक है। यहाँ से पानी लेके जाती है, यहाँ पे सिंचाई के लिए अच्छे साधन हो जाते हैं, ठीक है। और जो अब जहाँ से नदी जाएगी तो उसके जो क्षेत्र होंगे आसपास के उपजाऊ होते हैं, क्या होते हैं, उपजाऊ। और यहाँ पे धान की, चावल की, गेहूं की खेती बढ़िया से होती है। अब जब बढ़िया से खेती होगी तो राज्य के पास राजस्व ज्यादा आएगा। क्या आएगा, राजस्व ज्यादा आएगा। और राजस्व क्या होता है, सरकार की कमाई अब क्या होगी, पहले से ज्यादा होगी। तो वो क्षेत्र जो राज्य है वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होगा। तो क्या थे उसके पास, उपजाऊ क्षेत्र थे। किसके पास, मगध के थे। यहाँ पे चावल, गेहूं, धान, मक्का खूब होता था दबा के, ठीक है। अब उससे सरकार को काफी फायदा होता था। फिर आता था लोहे की खदानें। क्या आता है, लोहे की खदानें, यानी यहाँ पे खान थे। आपको लोहे चाहिए, जाओ खान में जाओ, लोहे लेकर आओ, उससे क्या बनाओ, हथियार बनाओ, सिक्के बनाओ, धनुष बनाओ, बाण बनाओ, औजार बनाओ, ठीक है। क्या बनाओ, औजार बनाओ, हथियार बनाओ। इससे लोहे की खाने से फायदा होता था। अब हथियार बनेगा तो सामने वालों को पीटने का काम आएगा, औजार बनेगा तो वही चीज क्या आएगा, चीजों को बढ़ाने के अंदर। जैसे उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र ऐसे ना उपज गया अपने आप पे, नहीं। अब लोहे ने इसको उपजाने के लिए हेल्प किया। जैसे कि मान लो ये उपजाऊ क्षेत्र है, अब ऐसे नहीं कि आप गए बीज डाल दिए फल हो गया, मतलब फल नहीं फसल हो गया, ठीक है। अब क्या है कि लोहे से हम क्या बना सकते हैं, हल। क्या बना सकते हैं, हल बना सकते हैं। अब यही हल क्या करेगा, उस जो मिट्टी को है वो काफी उपजाऊ बनाने में, उसको जोतने के अंदर, यानी हल चलाने में काम आएगा। हल जब हल जो किससे बनेगा, लोहे से बनेगा। वही लोहा क्या करेगा, उस मिट्टी को काफी अच्छा बना देगा। अब जंगल थे, क्या थे, जंगल। अब जंगल देखो कितने सारे फायदे हैं जंगल के, है ना। इसमें जड़ी बूटी मिलता है, दवाइयाँ मिल जाती है, लकड़ी मिल जाते हैं, आपको जानवर मिल जाते हैं। उस जमाने के अंदर जो जानवर था ना, हाथी सबसे इंपॉर्टेंट था। हाथी सबसे इंपॉर्टेंट था। हाथी क्या करता था, युद्ध लड़ता था। ये क्या लड़ता था, युद्ध करता था, ठीक है। ये भारी सामान ढोता था, भारी सामान ढोता, ये ढ है भाई, ढोता था, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जंगलों के काफी फायदे थे, ठीक है। तो हाथी क्या करता था, युद्ध में काम आता था भाई, भारी सामान इधर से उधर ले जाना है तो हाथी काम आता था, ठीक है। राजा के शौक में जो हाथी होता है ना, ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक होता है। मतलब ज्ञान और बल का, बल बुद्धि का प्रतीक कौन होता है, हाथी होता है। तो हाथी का काफी फायदा होता है। आज भी शोभा यात्रा में हाथी निकाली जाती है। गंगा और उसकी सहायक नदियां, गंगा और सहायक नदियां उसकी क्या करती थी, उस जमीन को उपजाऊ बनाती थी। साथ में आवागमन, आवागमन का मतलब इधर से उधर जाने के लिए उस समय आज की तरह बैलगाड़ी मतलब कि कार वगैरह नहीं थी। तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, इधर से उधर किसके माध्यम से जाते थे, नाव के माध्यम से जाते थे। तो कौन हेल्प करता था, गंगा और उसकी सहायक नदियां। इसमें सोन नदी हो गई, गंडक नदी हो गई, पुनपुन नदी हो गई, है ना। ये काफी हेल्प करती थी, किसके लिए, ये मगध को शक्तिशाली बनाने के लिए, ठीक है। आज चाइना के अंदर देखोगे पूरे ग्लोबल ट्रेड जो होता है उसके अंदर नहरों का काफी प्रयोग है। और भारत सरकार प्रयास कर रही है कि वही जो पुराना जमाना है ना उसको रिपीट किया जाए। रिपीट किया जाए इन द सेंस की मतलब नदियों के माध्यम से इधर से उधर जाने का प्रयोग किया जाए। आपका होमवर्क है, मतलब आप मन करे तो कर सकते हैं, नेशनल वाटरवे हाईवे 1 ये पढ़ के आना। इसमें गंगा नदी के बारे में मिलेगा, नेशनल वाटरवे हाईवे 1, ठीक है, ये पढ़ के आना। समझ में आ गया। फिर आता है महत्वाकांक्षी शासक। महत्वाकांक्षी शासक का मतलब कि हाँ भाई मुझे ये करना है, ये मुझे करना है, अपने देश को आगे लेकर जाना है। तो उसमें काफी लोगों ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया। जैसे आज अमेरिका में, बार बार अमेरिका का एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें सब महत्वाकांक्षी शासक थे। मतलब वहाँ पे जितने भी राष्ट्रपति बने, हाँ भाई पूरे दुनिया के अंदर ग्लोबल पावर बनाना है, किसको, अमेरिका को, ठीक है। उसी तरह मगध को ग्लोबल पावर बनाने के लिए, उस जमाने के पावर बनाने के लिए उसमें बिंबिसार का नाम आता है, अजातशत्रु का नाम आता है, महापद्मानंद का नाम आता है। बिंबिसार, अजातशत्रु, अजातशत्रु ने अपने बाप को मार दिया था, ठीक है, इसने अपने बाप को मार दिया था। तो इसको प्रीत हंता बल क्या बोलते हैं, वंश बोलते हैं, यानी एक बेटा अपने बाप को मारा, ठीक है, उसने अपने बाप को मारा। इस कहानी इनकी चलती थी, इन दोनों की कहानी ऐसी है, ठीक है। अब आता है जो राजधानी थी, पहले इनकी राजधानी राजगाह थी। क्या थी, राजगाह, ठीक है। राज मतलब राजा, गाह मतलब घर, ठीक है। तो किलेबंद राजधानी थी, पहाड़ियों के बीच में थी। तो ऐसा था कि इसमें कोई जल्दी अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि यार कि मान लो इधर पहाड़ी, इधर पहाड़ी, इधर पहाड़ी, इधर पहाड़ी, और बीच में राजा घर। इनके सारे सेना यहाँ पे बैठे रहते थे, यहाँ पे बैठे
जैसे कोई आ रहा है साहब, इसको लुढ़का दिया, यहीं पे मार दिया, ऊपर से मारोगे तो ज़्यादा दूर चीज सामान जाएगा ना आपको, जो हथियार होगा। तो ये राजगाह था। लेकिन राजगाह काफ़ी दिन तक नहीं रहा, राजगाह काफ़ी दिन तक नहीं रहा। राजगाह से इसका नाम, मतलब नाम परिवर्तन नहीं किया, मोदी जी वाला नहीं है कि नाम बदल दिया, नहीं, नाम नहीं बदला, इसको शिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया? एक जगह से दूसरी जगह कर दिया। राजगाह से मतलब राजगाह से क्या कर दिया? पाटलिपुत्र। क्या कर दिया? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसके जगह कर दिया, पाटलिपुत्र है भाई ये, पाटलिपुत्र कर दिया। ठीक है, वो किसने किया? उदयन ने किया। उदयन ने राजगीर से कब कहाँ कर दिया राजधानी? पाटलिपुत्र कब कर दिया? ठीक है, कब किया? 400 बीसी में। कहाँ पे? 400 बीसी, यानी 400 बीसी में कर दिया। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई होगी। उदयन ने किया था, हर्यक वंश का शासक था उदयन। अब देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको लिखते भी रहिए, काफी काम आएगा आपको। अब कुछ क्वेश्चन है कि आप इसको जब वीडियो देखेंगे, इसको क्वेश्चन आप करने का प्रयास करेंगे, अगर छोड़ेंगे तो काफी समस्या होगा। अभिलेख किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप कौन था? जेम्स प्रिंसेप कौन था? उसके बाद इसी में थोड़ा सा आंसर है, इसकी खोज का क्या महत्व है, कि उसकी खोज ने जो खोजा उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में, ये लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, इसका महाजनपदों की विशेषताएं लिखे। महाजनपदों की क्या क्या विशेषताएं हैं? राजा का शासन होता था, किलेबंद होता था, नौकरशाही होती थी, सेना होती थी, इस प्रकार के लिखना। अगर वीडियो देखें उसमें लिखें। फिर और संघ की विशेषताएं, संघ और विशेषताएं लिखें। यहाँ पे लोगों का शासन होता था, लोगों के शासन के जो प्रत्येक समूह होता था, प्रत्येक समूह के सदस्य को क्या बोलते थे? राजा बोलते थे। अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन वाला मैंने समझाया, वो उसका आंसर ये सामने ही है, मतलब क्वेश्चन सामने है, आंसर इधर है। मगध के शक्तिशाली बनने के कारण लिखे। मगध कैसे शक्तिशाली बन गए, इसके क्या क्या कारण थे। ठीक है, अगले वीडियो हम थर्ड पार्ट में देखेंगे आगे क्या हुआ।